ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज की क्लास में अगर सब आ जाते तो सही रहता। मैम पता नहीं बोले तो थे लेकिन शायद उन लोगों को अर्जेंट काम आ गया था तो चले गए थे ट्यूशन से कहीं सीधा तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे इसलिए मैंने बोला कि लेट हो जाएगा उससे अच्छा चालू कर देती हूँ। ओके, उमंग भी ज्वाइन कर लिया आ है। गया उन्होंने। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? अगर मान लो, अगर हम लोग को किसी कंपनी से कोई ऑर्डर लेना है, तो जो कंपनी है वो हमको माल सप्लाई करेगी, है ना? तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? अगर जब भी हम लोग कुछ भी सामान सप्लाई करते हैं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं कि कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सप्लाई रेडी रखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोग मिनिमम कॉस्ट लाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो भी प्रॉब्लम होगा, उस चीज़ का मिनिमम कॉस्ट लाने में, ले जाने में, प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही नहीं है, प्रोडक्शन वगैरह से भी जो रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या क्या बोल रहा है? द टर्म ट्रांसपोर्टेशन इज समवॉट डिसेप्टिव। इट अपीयर्स टू बी restricted ओनली टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बट द केस इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम इसको और भी बहुत सारी जगह ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं। इन फैक्ट मैनी ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन प्रोडक्शन सिस्टम्स कैन बी ट्रीटेड एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अगर हमारे केस में बहुत सारे रिसोर्स एलोकेशन वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि हमको कहाँ पर अपने कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, उसमें मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा, बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो उन सबको मिनिमाइज करने का काम भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से कर सकते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल्स आर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूलिंग। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम था, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हिचकॉक 1941, कूपमैन्स 1947 एंड वाज सॉल्व्ड बाय डैनसिग 1947, और यूजिंग द रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा था, है ना? तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये एक स्पेशल तरीके का लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब थोड़े से टेक्निकल टर्म समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, वन ऑफ द स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, जिनको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, टू न्यूमरस लोकेलिटीज और डेस्टिनेशंस एट मिनिमम कॉस्ट इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये क्या बोल रहा है? अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है कोई सर्टेन प्रोडक्ट का बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग हम लोग को डेस्टिनेशन में उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है मिनिमम कॉस्ट के जरिए, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज करते हैं। अब कुछ कुछ वेरिएबल्स हैं जिनका यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है। मान लो m है, यहाँ पर m का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एन आइटम इज अवेलेबल, एग्जाम्पल वेयर हाउस। मतलब m का मतलब क्या होगा? वो सारी प्लेसेस जहाँ पर कोई टर्म या फिर आइटम अवेलेबल है, उसको हम लोग कहेंगे वेयर हाउस। n का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एन आइटम इज इन डिमांड। एन का मतलब वो होगा वो सारी प्लेसेस जहाँ पर हमारे आइटम्स जो होंगे वो डिमांड में होंगे, तो उन जगह को हम लोग बोलेंगे क्या? मार्केट। तो एम का मतलब हो गया वेयर हाउस, एन का मतलब हो गया मार्केट। बाय द टाइम जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो एम और एन का मैं मीनिंग बताऊंगी रोज और कॉलम्स के टर्म्स में। ओके। अब ए आई जो है, ए आई का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल एट अ प्लेस। ए आई, अगर कोई एक प्लेस में कोई एक क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग ए आई से डिनोट करेंगे। बीजे का मतलब है डिमांड एट द प्लेस बीजे। अगर एक प्लेस है, उस प्लेस है, वो प्लेस है हमारी बीजे, तो उस बीजे में उस क्वांटिटी का जो डिमांड है वो हम लोग शो करेंगे स्मॉल बीजे से। नेक्स्ट है सी आई जे। तो सी आई जे क्या है? जब हम लोग एक यूनिट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और वो कौन सी जगह है? प्लेस आई टू प्लेस जे। मतलब हम लोग ए आई से बीजे में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पर ये आई और जे हमको पता नहीं है, A1 B1 A2 B2 कुछ भी हो सकता है।
तो अगर हम लोग कोई एक यूनिट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे सी आई जे से। फिर नेक्स्ट है एक्स आई जे। तो एक्स आई जे क्या है? क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ए आई टू प्लेस बी जे। जो क्वांटिटी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स आई जे से। उसका जो कॉस्ट होगा उसको सी आई जे से। ए आई जो है हमारी क्वांटिटी है जो किसी प्लेस में अवेलेबल है, बीजे है हमारी डिमांड किसी प्लेस बीजे में अवेलेबल, और एम और एन का मतलब होगा वेयर हाउस और मार्केट। अब जब हम लोग इस सी आई जे को एक्स आई जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी एक्स आई जे ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम प्लेस ए आई टू बी जे। तो सी आई जे इंटू एक्स आई जे हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा किसी क्वांटिटी का जब हम लोग उसको एक प्लेस ए आई से दूसरी प्लेस बीजे में ट्रांसपोर्ट करेंगे तब। तो जो बीजे है उसको हम लोग बोलेंगे डेस्टिनेशन या फिर प्लेस ऑफ डिमांड। तो फिर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टेकन एज इनफाइनाइट। The demand of a destination can be fulfilled from various sources and goods can be transported to more than one destination from a source. इस इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो डिमांड है किसी भी डेस्टिनेशन की वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से, और जो गुड्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन में फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। एक सोर्स से, अगर हमारे पास एक सोर्स है तो एक सोर्स से हम लोग बहुत सारी डेस्टिनेशन पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और अगर एक डेस्टिनेशन के पास डिमांड है तो उस डिमांड को हम लोग बहुत सारे सोर्सेस से फुलफिल करा सकते हैं। ठीक है। इफ कांस्टेंट ए आई बी आई सी आई जे आर नोन देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई जे सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग को ए आई बी आई सी आई जे पता है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एक्स आई जे, ताकि हमारे कॉस्ट जो भी लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में उसको हम लोग मिनिमल कर सके, मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज। अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो तुम लोग ने पहले पढ़ा था जिसमें हम लोग x1 x2 C1 C2 लेते हैं और फिर इसको एक वेरिएबल दे देते हैं z जिसका कॉस्ट हम लोग को मिनिमम या मैक्सिमम करना रहता है। तो इस फॉर्म में इसने ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लिख दिया है जहाँ पर ये z हमारा वेरिएबल है जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करता है, उसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। और फिर यहाँ पर सी आई जे है, सी आई जे एक एक यूनिट का कॉस्ट, फिर एक्स आई जे हमारी वो यूनिट, इससे हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो हम लोग को मिनिमाइज करना है ये टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच दैट कि हमारे पास ये जो एक्स आई जे है, एक्स आई जे मतलब समेशन ऑफ एक्स आई जे इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सप्लाई कंस्ट्रेंट एट अ प्लेस ए आई। तो हमारी जो एक्स आई है मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए ए आई से। ए आई क्या है? अगर किसी प्लेस से हम लोग को सप्लाई करना है, ए आई क्या है? क्वांटिटी जो अवेलेबल होती है एक प्लेस ए आई में, तो हमारे पास जो सम ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ए आई होना चाहिए। फिर यहाँ पर समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m एक्स आई की जो क्वांटिटी है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होने चाहिए बीजे, डिमांड कंस्ट्रेंट एट द प्लेस बीजे से। और ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं एक्स आई जे, ये सारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तुमको इन सारी चीजों का मतलब थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आने लगेगा। अभी जैसे अगर अपन ने ये सारा जितना भी डिस्कस किया है, ये सारा जितना भी डिस्कस किया है अगर इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो टेबल के फॉर्म में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऊपर में हमारी लिखाएगी प्लेस ऑफ डिमांड, यहाँ पर लिखाई है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज हैं x11 x12 सो ऑन x1n, और उनके साथ उनका कॉस्ट लिखा हुआ है C11 C12 C1n। फिर यहाँ पर ये सप्लाई है कि हमारे पास हमको कितनी सप्लाई चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे डिमांड है कि हमारे पास डिमांड कितनी होनी चाहिए हर एक जगह पे। ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है समेशन ऑफ ए आई मतलब इन सारी चीज का समेशन, और यहाँ पर समेशन ऑफ बीजे मतलब ये टोटल डिमांड समेशन में लिखा है और ये टोटल सप्लाई यहाँ पर समेशन में लिखा है।
नेक्स्ट वो एक और चीज बोल रहा है कि अगर हमारी टोटल डिमांड, ये क्या है हमारा टोटल सप्लाई और ये जो है हमारा है टोटल डिमांड, अगर हमारा टोटल सप्लाई ज़्यादा है टोटल डिमांड से, या फिर हमारा टोटल सप्लाई कम है टोटल डिमांड से, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब अगर सप्लाई या डिमांड में से कोई भी एक इक्वल नहीं है एक दूसरे के, मतलब एक भी कम या ज़्यादा है, तो उस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब जैसे इस तरीके से रहेगा तुम लोग का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन। तुम लोग सुन रहे हो ना मेरे को एक्चुअली, क्योंकि किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैम सुन रही हूँ। समझ आ रहा है स्तुति? यस मैम। मैम वही क्वेश्चन में वो करेंगे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। हाँ, थ्योरी पार्ट पूरा समझ आया, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये नहीं आएगा। हाँ वो मैं इक्वेशन वो कैसे करना है वो समझ में आएगा। जैसे जैसे देखो, जैसे अभी फॉर्मुलेशन करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो अभी ये लिखाता कैसे है। अ कंपनी हैज 3 वेयर हाउसेस, तो वेयर हाउसेस को हमने यहाँ लिख दिया है, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3। 4 मार्केटिंग आउटलेट्स हैं उसके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 मार्केटिंग आउटलेट्स। जो वेयर हाउस है उसकी कैपेसिटीज है 30, 70 और 50। तो जो वेयर हाउस की कैपेसिटीज है, कैपेसिटीज को हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है 30, 70, 50। और जो मार्केट में जो डिमांड्स है वो है 40, 30, 40, 40। तो हमने डिमांड्स को क्या कर दिया, डिमांड्स को हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर 40, 30, 40, 40। अब जैसे हमने ऊपर में बात की थी इस बारे में कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो एक दूसरे से छोटी या बड़ी होती है, वो हमको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको सबसे पहले यही चीज चेक करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलेंस्ड या अनबैलेंस चेक करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी सप्लाई है उसका टोटल करो, जितना भी डिमांड है उसका टोटल करो। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो वो एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। मोस्ट केसेस में तुम लोग को एग्जाम में बैलेंस्ड प्रॉब्लम ही मिलेगी, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हम लोग दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब ये फिर थोड़ी सी थ्योरी पार्ट है जो मे बी तुम लोग को क्वेश्चन करने के बाद समझ में आए, पर मैं एक बार रीड कर देती हूँ। A solution for a given transportation problem is planned shipment indicating the number of units to be transported from certain origins to certain destination in such a way as to satisfy the supply and demand constraints। तो जो सॉल्यूशन होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो एक प्लानिंग के साथ शिपमेंट किया जाता है। और उस प्लानिंग के साथ जो अपन शिपमेंट करते हैं उसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी के सप्लाई करने हैं किसी सर्टेन ओरिजिन से किसी सर्टेन डेस्टिनेशन पे। और इस तरीके से वो होना चाहिए कि हमारा जो सप्लाई और डिमांड का जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हों। नेक्स्ट है बेसिक एंड नॉन बेसिक सेल्स। अब ये सेल्स क्या होते हैं, ये जो पर्टिकुलर ये एक एक प्लेस है, एक एक पोजीशन है, ये सारी सेल्स कहलाती हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये सेल्स के बारे में बोल रहा है कि बेसिक सेल्स और नॉन बेसिक सेल्स क्या होते हैं। तो बोल रहा है इफ एक्स आई जे बी द एलोकेशन ऑफ द सेल एंड एक्स आई जे इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स हैं ये एक्चुअली हमारे एक्स आई जे ही हैं। ये जो 2, 2, 2, 1, 10, 8, 5, 4, 7, 6, 6, 8 ये सारे हमारे एक्स आई जे हैं। तो अगर हमारे हर एक सेल में एक्स आई जे जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमको एक पॉजिटिव एलोकेशन मिली है सेल में, आईजे में, और उस सेल को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल या फिर बेसिक सेल। जब हमारा एक भी एक्स आई जे 0 हो जाएगा, देन फॉर एनी सेल आई जे इट इज नेम्ड एज नॉन बेसिक सेल। द वैल्यू नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द सेल। तो अगर हमारा एक भी क्वांटिटी 0 हो जाएगा तो वो जो सेल होगा वो हमारा कहलाएगा नॉन बेसिक सेल, और उसको हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है सेल पे, उसको खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है feasible solution. In a transportation problem, a solution is called feasible if the set of xij values of xij is greater than equals to 0 satisfy all the supply and demand requirements। अब जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करते थे
तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो हमने ग्राफिकल मेथड किया है उसमें हम लोग कोशिश करते थे कि एक पॉइंट हम लोग ऐसा फाइंड आउट करें जो हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो मैक्सिमम या मिनिमम वाली जो भी कंडीशन है उसको सबको सेटिस्फाई करे, प्लस हमारी जितनी भी इनइक्वालिटीज है उनको भी सेटिस्फाई करे। तो वो जो x1 और x2 हमको मिलता था उसको हम लोग बोलते थे फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है। तो एक्चुअली फीजिबल सोल्यूशन क्या था, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलते थे जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते थे, लेकिन उसमें से हम लोग को एक सोल्यूशन ऐसा मिलता था जो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम के कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता था। तो उसको हम लोग ऑप्टिमम सोल्यूशन कहते थे। जो हमारी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम या मिनिमम को सेटिस्फाई करे वो ऑप्टिमम सोल्यूशन, पर जो हमारी सारी इक्वेशंस को, सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे वो हमारा था फिजिबल सोल्यूशन। तो हमारे पास ऐसे कोई सेट मिलेगा एक्स आई जे का जो हमारी सारी सप्लाई और डिमांड की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा, वो होगा फिजिबल सोल्यूशन। अब ये जो फिजिबल सोल्यूशन होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो होता है एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, अगर हमारा फिजिबल सोल्यूशन ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली m प्लस एन माइनस वन ऑक्यूपाइड सेल्स हो। m प्लस एन माइनस वन मतलब m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस नंबर ऑफ रोज माइनस वन। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रोज माइनस वन कर रहे हो तुम, और वो क्या आ रहा है हमारा एग्जैक्टली exactly इक्वल आ रहा है किसके, हमारे फिजिबल सोल्यूशन जो हमको मिल रहा है उसके, तो हमारा उस टाइप का सोल्यूशन कहलाता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन या नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन। डीजेनरेट सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा फिजिबल सोल्यूशन लेस देन होगा m प्लस एन माइनस वन बेसिक सेल्स के, तो वैसा सोल्यूशन हमारा कहलाएगा डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये मैंने बताया कि ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमारी मिनिमाइजेशन कंडीशन या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली तुम लोग को ऑप्टिमल सोल्यूशन तुम्हारे कोर्स में फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे या फिर डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ उसमें कुछ कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज हुए हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि टीपी जो है, टीपी हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। एस जो यूज़ करेंगे सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन। टीएस हम लोग यूज़ करेंगे टोटल सप्लाई के लिए। डी डिमांड करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम। टीडी हमारा होगा टोटल डिमांड। अभी आज की क्लास में हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ेंगे, तो NWCR का मतलब होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। फिर अगर हम लोग आगे की क्लास में, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है रो मिनिमम मेथड, CMM कॉलम मिनिमम मेथड नहीं है, हमारे कोर्स में है LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड, और हमारे कोर्स में है वैम वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके आगे मोदी है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, तो ये वाला चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मोदी मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग को ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। पर जिस तरीके से तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, हमको बस एक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, A का मतलब है एक्चुअल एलोकेशन ऑफ यूनिट, और TC का मतलब होगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। RS का मतलब होगा रिमेनिंग सप्लाई, RD का मतलब होगा रिमेनिंग डिमांड। VN वॉगल नंबर है, इसका हम लोग को अभी कोई काम नहीं है। K का मतलब है नंबर ऑफ बेसिक सेल्स। तो अभी मैं देखते जाते हैं अपन, और जब अगर अपन को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म है तो अपन एक बार वापस से ये चीज देख लेंगे। तो अगर हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा, और एक्चुअली यही चीज तुम्हारे सिलेबस में है कि तुमको इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तुमको एक टेबल दिया रहेगा और तुम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना रहेगा यूजिंग थ्री मेथड्स: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम लोग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं, और वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। ये दो मेथड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।
तो द यूजुअल प्रोसीजर फॉर गेटिंग द इनिशियल सोल्यूशन इज एवरी टाइम द सेल टू बी एलोकेटेड इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। तो जो यूजुअल प्रोसीजर होता है एक इनिशियल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का हर बार, वो ये होता है कि हम लोग को एक सेल्स जो भी एलोकेट किए हैं हमने, वो हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं वो एलोकेटेड होते हैं, जैसे ये सेल है हमारा, ये सेल में कॉस्ट लिखा, यूनिट लिखा होगा और यूनिट के साथ कॉस्ट लिखा होगा, तो हमको ये सेल का सिलेक्शन करना पड़ता है। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सेल्स का सिलेक्शन करते हैं यूजिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, यही सारे प्रिंसिपल्स हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो उन सारे सेल्स को हमको कलेक्ट करना है और फिर हमको कंपेयर करना है हमारी करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड से, और फिर उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग रिपीटेडली करते हैं जब तक से वो हमारी सप्लाई और डिमांड जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या होता है, उसका यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। उस फ्लो चार्ट से पहले समझते हैं कि क्या करना रहता है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन, तो हम लोग को कंसिडर करना होता है एक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो एक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब हमारी जो सप्लाई है और जो डिमांड है, जब हम उन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल आ गया तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। फिर हमको सिलेक्ट करना होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब नॉर्थ ये है हमारे पास, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सबसे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा उसमें जो सेल होगा हमको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट ये प्रोसीजर करना है कि A इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई है और ये डिमांड है, हमारे पास कोई ना कोई सप्लाई और डिमांड मेंशन होगी, यहाँ सप्लाई और यहाँ डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा हमको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर RS का मतलब होता है रिमेनिंग सप्लाई और RD का मतलब होता है रिमेनिंग डिमांड। तो जो भी हमने ए मिनिमम चूज मैम किया आपकी है। आवाज अटक रही है। अच्छा, कब से अटक रही थी? मैम अभी जब बोली तभी। मैं कहाँ से रिपीट करूँ स्तुति? हेलो। मैम ये बॉक्स एज इक्वल टू मिनिमम सप्लाई डिमांड प्रोसेसिंग चाहिए। अच्छा एक मिनट, अगर बोलिए। अगर ये चीज़ है ना, एक चीज़ थोड़ी देर के ए लिए। आर एस आर डी है। ओके ओके, मैं इस चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए पॉज कर रही हूँ, मैं सीधा जा रही हूँ तुम लोग के प्रॉब्लम में। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग को प्रॉब्लम से सबसे बेस्ट समझ में यस आएगा। मैम। तो ये रहा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दिख रहा है। राइट डाउन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैम बाय। आवाज अटक रही है आपकी। ओके, मैम आवाज और शायद स्क्रीन भी अटक गई है। मैं एक मिनट देख रही हूँ, शायद ये प्रॉब्लम ना हो। स्तुति आवाज आ रही है क्या? यस मैम। क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, अगर प्रॉब्लम होगी ना स्तुति तो एक बार मेरे को बता देना। अभी हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है और हम लोग को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में तुम लोग को ये पूरा टेबल दिया रहेगा। ओरिजिन दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर सप्लाई दी हुई है और यहाँ पर डिमांड दी हुई है।
सबसे पहले तुमको काम क्या करना है, स्टेप सबसे पहला ये है कि हमको टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड देखनी है। टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड मतलब तुमको ये ऐड करना है और ये ऐड करना है। यहाँ पर टोटल सप्लाई आ रही है तुम्हारी 10, यहाँ पर टोटल डिमांड आ रही है तुम्हारी 10। तो दोनों टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड हमारी इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्या, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये चीज क्लियर है। यस मैम। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारे स्टेप टू में। स्टेप टू क्या बोलता है, हमको कंसिडर करना है प्रॉब्लम और सिलेक्ट करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। तो सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है हमारा, ये 7 है। तो हमने 7 को सिलेक्ट कर लिया। तो ये रहा हमारा 7, इस 7 को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमको क्या करना है, याद है हमने वो फ्लो चार्ट में देखा था, मिनिमम ऑफ एस कॉमा डी, जो हम क्या कर रहे थे, ए के इक्वल ले रहे थे। तो यहाँ पर एस का मतलब सप्लाई से था और यहाँ पर डी का मतलब था डिमांड से। तो हमारा जो सेल है, सेल जो 7 है, उसका हम लोग देखेंगे सप्लाई और डिमांड, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 2 और 4 में से। स्तुति, मैम ये फिर से समझाइए प्लीज, समझ नहीं आया। हम लोग ने जो भी सेल चूज किया है, सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला सेल, उस सेल के करस्पॉन्डिंग हम लोग सप्लाई देखेंगे कितनी है, उस सेल के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि डिमांड कितनी है। जैसे ये वाला देखो 7, 7 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है स्तुति, हेलो। मैम फिर आवाज अटक गई, सही में नहीं समझ आया। अच्छा, एक मिनट। अटक रही है अभी भी। नो मैम अभी नहीं अटक रही है, लेकिन बीच में अगर फिर से अटकेगी तो बोलूँगी। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये 7 है, 7 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है मैम 2। और डिमांड कितनी है। 4। तो इन दोनों का मिनिमम लेना है, तो 4 और 2 का मिनिमम क्या होगा, मैम 2। 2 होगा। तो जो भी मिनिमम होगा, उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग को उस सेल में लिखना है। तो हमने यहाँ पर उस सेल में वो मिनिमम वैल्यू लिख दी। वो मिनिमम वैल्यू को हम लोग को सप्लाई से भी माइनस करना है और डिमांड से भी माइनस करना है। तो जब हमने सप्लाई से माइनस किया 2 को, तो वो वैल्यू 0 हो गई। और जब हमने डिमांड से 2 को, डिमांड जो 4 थी उससे हमने 2 को माइनस किया, तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई, 2। ठीक है। यस मैम। जो भी रो हमारा 0 होगा, ये वाला रो, ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पर 0 हो गया ना, ये सप्लाई वाला। हेलो, यस मैम। ये जो सप्लाई वाला जो रो है ये 0 हो गया ना, इसकी वैल्यू 0 हो गई। यस मैम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। यस मैम। फिर नेक्स्ट थर्ड मेथड में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ हमारी ये दो रो, कौन कौन सी, 2 1 3, 3 4 6, और उसके बाद नीचे डिमांड लिखा है 2 1 5 और यहाँ पर लिखा है सप्लाई 3 और 5। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट मेथड में, जिसमें हमारे पास ये रिड्यूस्ड वाला टेबल है। पहली वाली रो हट गई। अब इसके बाद हम लोग फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा, नॉर्थ वेस्ट सेल। तो नॉर्थ वेस्ट सेल हमारा ये है 2। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट सेल जो 2 था, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डिमांड कितनी थी, 2। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सप्लाई कितनी थी, 3। तो 2 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है, मैम 2। 2 मिनिमम है। तो उस 2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एलोकेट कर देंगे। फिर इस 2 से जो मिनिमम वाला था वही माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। और इस 3 से भी हम 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है। यस मैम। तो देखो यहाँ से 2 माइनस किए तो ये बन गया 0, और यहाँ से 2 माइनस किए तो ये बन गया 1। और जहां पर भी 0 हो जाएगा, अभी यहाँ 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को गायब कर देंगे। ठीक है। मैम ये 2 और 3 पूरा या 2 और 3 के पहले वाला? ये जो 2 और 3 वाला जो कॉलम है ना, ये पूरा गायब, यस। ये पूरा कॉलम यस मैम। गायब। यस मैम। अब हमारे पास बच गया सिर्फ इतना। ठीक है। तो उसको वो नेक्स्ट स्टेप में अलग से लिख रहा है, देखो, दिखा यहाँ पर D1 D2
जीरो और yes, फाइव। तो अब वो क्या करेगा, वापस से नॉर्थ वेस्ट सेल सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर वो नॉर्थ वेस्ट सेल कौन सा है, ये वन सेल है जिसमें वन लिखा हुआ है कॉस्ट। yes, ma'am, अब यहाँ पर हमारे पास वन था डिमांड, सॉ ये डिमांड भी वन था और सप्लाई भी वन था, और उन दोनों का मिनिमम करेंगे तो मिनिमम वन ही आएगा, है ना। yes, ma'am, तो आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो, या तो सप्लाई की या तो डिमांड की। तो उसने क्या किया, सप्लाई वाली जो वैल्यू है वन, उसको उसने कंसिडर किया। तो मिनिमम ऑफ वन और वन क्या आएगा, वन ही आएगा। ma'am, one, yes, ma'am, तो उसने वन को क्या किया, सप्लाई से भी माइनस किया तो ये जीरो हो गया, और डिमांड से भी माइनस किया तो ये भी जीरो हो गया। अब ये दोनों ही जीरो हो गए हैं, तो अब ये हमारे पास चॉइस है कि हमको सप्लाई वाला जो रो है वो गायब करना है, या जो डिमांड वाला रो है वो गायब करना है। तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये वाला जो रो था, एक्चुअली उसने क्या किया, जो भी रो कॉलम जीरो हो गया है, उसको उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी जीरो हो गया तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया, और ये जीरो हुआ तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है। yes, ma'am, तो जो भी जीरो होते जाएगा हमको उसको एलिमिनेट करते जाना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेल बचा है, सिक्स, और सिक्स के पास दोनों इक्वल हैं, फाइव और फाइव। तो उसने यहाँ फाइव लिख दिया उस कॉलम में, और फिर उसने फाइव और फाइव को भी कैंसिल करके जीरो कर दिया। हम जो भी यहाँ पर यूनिट एलोकेट करेंगे उसको, उसी यूनिट को हम लोग को सप्लाई और डिमांड से माइनस करना पड़ेगा। और ये हम लोग को तब तक से करना पड़ेगा जब तक से लास्ट सेल में हमको जीरो जीरो नहीं मिल जाता। ठीक है। yes, ma'am। यश कुछ बोला क्या। नहीं मैम, वो मेरे भाई की आवाज लग रहा। अच्छा अच्छा। अब हमें क्या करना है, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन निकालना है। तो इनिशियल बेसिक सोल्यूशन अब कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल टेबल था वो ओरिजिनल टेबल लिखेंगे, जो ओरिजिनल टेबल हमारे पास था। और ओरिजिनल टेबल में हमने स्टार्टिंग से जितनी भी एलोकेशंस की है, पहले हमने सेवन के साथ एलोकेट किया था टू मिनिमम वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेवन के साथ हमने टू को एलोकेट करके लिख दिया। फिर उसके बाद याद करो, हमने नेक्स्ट जो नॉर्थ वेस्ट सेल था वो टू वाला सिलेक्ट किया था, उसके साथ भी हमने टू एलोकेशन की थी तो उसको भी लिख दिया। उसके बाद फिर हमने वन सिलेक्ट किया था, वन के साथ वन एलोकेट किया था। फिर सिक्स सिलेक्ट किया था, सिक्स के साथ फाइव एलोकेट किया था। तो अब हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। टू इंटू सेवन, टू इंटू सेवन, टू इंटू टू, टू इंटू टू, वन इंटू वन, वन इंटू वन, फाइव इंटू सिक्स, फाइव इंटू सिक्स। तो ये आ गया हमारा 49। तो ये हमारा आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा। अब यहाँ पर हमारा एक्स वन वन हमको क्या मिल रहा है, टू। ये जो है ये क्या है हमारा एक्स वन वन। एक्स टू वन हमको क्या मिल रहा है, वन। ये हमारा है एक्स टू वन, ये हमारा है एक्स वन वन। फिर हमें मिल रहा है एक्स टू टू वन, तो ये हमारा क्या था, एक्स टू टू। एक्स टू टू भी क्या मिल रहा है, वन। फिर है एक्स थ्री थ्री फाइव, तो ये क्या है हमारा एक्स थ्री थ्री, जो कि हमको मिल रहा है फाइव। और बाकी जितनी भी एलोकेशंस हैं आर इक्वल्स टू जीरो। बाकी जितनी एलोकेशन है वो क्या है हमारी, यहाँ पर जीरो 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 जीरो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने थे, नंबर ऑफ रोज थे वन टू थ्री। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे हमारे पास, वन टू थ्री। हाँ मैम स्तुति, सेकेंड लाइन से समझ नहीं आई, एक फिर से समझा दीजिए प्लीज। ये वाला एक्स वन वन वाला। यस मैम, यस मैम, एक्स वन वन क्या है, ये है एक्स वन वन। एक्स वन वन, ये क्या है हमारा एक्स टू वन। ये अपन ने जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में याद है हम अपन ने जो एलिमेंट्स हैं उनका पोजीशन पढ़े थे। मैट्रिक्स में अपन पोजीशन कैसे लिखते हैं, ए वन यस वन मैम, ए वन टू। तो यस सिमिलर वे मैम, में ये जो हमने एलोकेशंस किए हैं वो एक्स वन वन है, ये एलोकेशन एक्स टू वन, ये वाला जो एलोकेशन है वो एक्स टू टू है, ये वाला जो एलोकेशन है ये है हमारा एक्स थ्री थ्री। ठीक है। यस मैम, यस टोटल मैम, एलोकेशंस हमारे पास कितनी है, फोर है एलोकेशंस। हमने जो जो सेल्स में एलोकेट किया है फोर सेल्स है। फिर हमें ये चेक करना है
जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट बताया था तुम लोग को पहले, कि हम लोग को ये चेक करना होता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है या डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। उसके लिए हमारे पास जो भी एलोकेशंस आई हैं उसको हम लोग को इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि वो m+n-1 से एग्जैक्टली इक्वल है कि m+n-1 से कम है। तो अब हम लोग वो चेक कर रहे हैं। सोल्यूशन आ गया है हमारे पास, पर अब हम लोग डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी चेक कर रहे हैं। तो हम लोग डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी कैसे चेक कर रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि m+n-1 कितना है। m हमारा है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, -1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 -1, तो 3 + 3 6 -1 विच इज इक्वल्स टू 5। पर हमने जितनी रोज एलोकेट की हैं, रोज कितनी एलोकेट की है हमने 4, तो 4 इज लेस देन 5। तो क्योंकि ये लेस आ गया है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा कैसा है? डीजेनरेट सोल्यूशन। ठीक है। यस मैम। और भी एग्जांपल्स हैं, देखते जाते हैं, समझ में आते जाएगा। अब तुम लोग के पास एक ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सेकंड क्वेश्चन में तुम लोग को एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड नहीं है। तो वो बोल रहा है कन्वर्ट द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू अ बैलेंस्ड वन। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप टोटल सप्लाई निकाले इसका, टोटल सप्लाई मतलब ये जो सप्लाई दी हुई है इसका आप टोटल करोगे 60 + 70 + 80, तो ये आ रहा है आपका 210। आप टोटल डिमांड निकालो, टोटल डिमांड आपका कितना आ रहा है? टोटल डिमांड कितना आ रहा है आपका? 60 + 80 + 80 220। तो आपका 210 और 220 ये इक्वल नहीं है। आपका जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है। तो जब भी आपका सप्लाई डिमांड से कम होगा तो आपको उसका इक्वल करना पड़ेगा। तो जब तक से वो कम होगा या ज्यादा होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कम या ज्यादा होगा सप्लाई या डिमांड, तो आपको क्या करना है। एक मिनट, मैंने शायद वो मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, सप्लाई जो था वो डिमांड से कम था। तो जब भी आपका सप्लाई डिमांड से कम होगा, आप क्या करेंगे? आपने एक रो ऐड करनी है आपको। जब आपका सप्लाई डिमांड से कम होगा तब आप एक रो ऐड करेंगे। सप्लाई, उप्स, जब भी आपका सप्लाई, मैं जो भी लिख रही हूँ वो गायब हो जा रहा है क्या? हेलो, स्तुति, खुशी, खुशी, स्तुति। खुशी तुमको सुनाई दे रहा है? तुम्हारा माइक एक्चुअली म्यूट है। हेलो मैम। हाँ स्तुति। सॉरी मैम, गलती से लीव हो गया था। ओके। स्तुति तुम कहाँ से लीव हो गई थी? हेलो हाँ स्तुति, कहाँ से लीव हो गई थी? मैम, आप सेकेंड वाले को बता रही थी कि अनबैलेंस प्रॉब्लम, और एक सेकेंड।
हेलो मैम, आप नई वाली बताने मतलब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है ये बताने वाली थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है। तो जब आपकी सप्लाई डिमांड से कम होगी, जैसे कि इस प्रॉब्लम में है, तो आपने एक रो ऐड करनी है, 0 0 0। और वो जो रो है, सप्लाई कम है तो सप्लाई को हमको डिमांड के बराबर करना पड़ेगा। तो एक सप्लाई के लिए हमको उसको एलोकेट करना पड़ेगा कि हमको उसको कितना सप्लाई एलोकेट करना है। तो हम उसको उतना सप्लाई एलोकेट करेंगे जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। 210 और 220 का डिफरेंस है। तो मतलब डिफरेंस किसका है? 10 का। तो हमने उस रो को 10 एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो डिमांड है वो आपकी सप्लाई से कम आ जाती, तो आपको एक फिर कॉलम ऐड करना पड़ता, 0 0 0 0 करके। और उसका आप डिमांड क्या एलोकेट करते? डिमांड आप उतना एलोकेट करते जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। अब जब आप सप्लाई का टोटल करेंगे और डिमांड का टोटल करेंगे, तो ये 220 आ रहा है। तो आपने अपनी जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी उसको आपने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको वही प्रोसीजर करना है जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। मतलब आपको एक नॉर्थ वेस्ट सेल सिलेक्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका सप्लाई और डिमांड जो है उन दोनों में से कौन सा मिनिमम है। अगर दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे? 60 ही एलोकेट करेंगे। 60 एलोकेट करने के बाद आपको यहाँ से भी 60 माइनस करना है और यहाँ से भी 60। 60 क्या चीज माइनस कर रहे हैं हम लोग? जो हमने मिनिमम उसको एलोकेट किया है। तो अगर हम यहाँ से 60 माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 60 एलोकेट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये वाला कॉलम और ये वाला रो चला जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बची हुई टेबल है, उसमें फिर हम वापस चेक करेंगे। जो नॉर्थ वेस्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, 80 ज्यादा है कि 70 ज्यादा है, सॉरी मिनिमम कौन सा है, 80 है कि 70 है? तो 70 हमारा मिनिमम है। तो हम 70 एलोकेट करेंगे हमारे नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट सेल को। फिर 70 हम माइनस कर देंगे, यहाँ से भी हम 70 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने 70 माइनस किया तो ये जीरो, यहाँ से 70 माइनस किया तो ये 10। जो भी वैल्यू जीरो हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉलम या रो को गायब करना है। तो हमने ये गायब कर दिया। अब बचे हुए हैं हमारे पास 30 50 और यहाँ पर 80 10, यहाँ पर 10 80। अब फिर से हमारा जो नॉर्थ वेस्ट सेल है वो है 3। 3 में 10 मिनिमम है कि 80 मिनिमम है? तो हमारा 10 मिनिमम है। तो यहाँ पर से फिर हमें करना है 10 - 10, तो ये जीरो हो गया। यहाँ से 80 - 10 करेंगे तो ये हो गया हमारा 70। और क्योंकि ये जीरो हो गया तो हमें ये गायब करना है। अब इसमें 5 है, 0 80 10, यहाँ पर ये 70 है, 70 और 10, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बस 80 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला सेल जो है 5 वाला सेल उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 70 है। तो हम मिनिमम जो है 70 वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से 70 में से 70 गया तो ये क्या हो गया? जीरो। तो ये वाला सेल हमारा गायब हो गया। और यहाँ 80 में से हमने क्या किया? 70 माइनस कर दिया तो ये बच गया 10। तो अब ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो जीरो वाली सेल को हम लोग क्या करेंगे? 10 एलोकेट कर देंगे। ये एलोकेशन वाला मेथड समझ में आया? स्तुति, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम बोल सकती हो कि नहीं समझ में आ रहा है। मैम आ गया। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर लें और क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। हमें फाइंड करना है एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फॉलोइंग प्रॉब्लम का यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हमारे पास ये टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये डिमांड्स सारी, यहाँ पर ये ओरिजिन्स हैं, ये डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ पर सारी डिमांड लिखी हुई है और यहाँ पर सारी सप्लाई लिखी हुई है। तो स्तुति, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अगर हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई होगी तो? मैम पहले चेक करते कि बैलेंस सॉल्यूशन है कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आपको चेक करना है। तो आप 19 37 और 34 कैलकुलेटर है तो चेक करो कि ये कितना आ रहा है। और 16 18 31 25 को ऐड करो और चेक करो दोनों 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैम 90 है।
तो ये प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है। अब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रो को एलोकेशंस करते जाना है। अगर मैं सिर्फ इसी टेबल में सारा समझा दूं तो देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम एक ही टेबल में भी खत्म हो सकता है। सबसे पहले तुम्हें नॉर्थ वेस्ट सेल सिलेक्ट करना है, तो ये है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट सेल। 16 मिनिमम होता है या 19 मिनिमम होता है? 16। मैम 16। हम यहाँ अपन ने 16 सिक्स, माइनस कर देंगे। हाँ यहाँ से भी 16 माइनस किए तो ये बच गया कितना, 3। 0। और ये हो गया हमारा 0। तो जो भी 0 हो गया वो क्या हम रो होगी, को काट देंगे। हाँ ये कॉलम कट जाएगा। अब हम लोग फिर से वापस, हमारे पास ये वाला टेबल है, इस हाँ टेबल में 18। ये 3 को सिलेक्ट करेंगे। अरे कैसे 18, 3 होगा ना। अरे हाँ 3, सॉरी मैम। हाँ, तो ये 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से 3 माइनस 3, ये 0। और ये 18 में से हमारा 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15। 15। तो जो भी 0 हो गया ये हम लोग कैंसिल कर दिए। ठीक है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसमें हमने ये वाला 7 वाला लिया, 15 की 37, हाँ 15। 15। तो यहाँ से 15 हो जाएगा 0, और यहाँ से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22, है ना। यस मैम। तो ये जो 0 हो गया वो हम लोग कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास ये वाला रो है, इसमें हम लोग लेंगे 9, 9 में 31 लेंगे कि 22, हाँ 22। 22। यहाँ पर से 22 का ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अपन 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है। तो जो 0 हो गया वो हम लोग कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास 7 है और 5 है तो हम लोग लेंगे 7। 9 मिनिमम है कि 34, तो ये होगा 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 34 7 में से मिलेगा। 9 जो हो जाएगा ये कितना मिलेगा, 25। तो ये भी 25 है, ये भी 25, तो 5 को हम लोग 25 एलोकेट कर देंगे, और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग को हमारा निकालना है टीसी। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 16 × 5, जो पहला वाला सेल हमने एलोकेट किया था उसमें 16 था और 5 था, तो 16 हमारा एक्स आई जे है, और फिर 5 जो है वो हमारा सी आई जे है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकलेगा। फिर ऐड करेंगे किससे, जो नेक्स्ट यूनिट एलोकेट किए थे, 3 × 3 प्लस 15 × 7 प्लस 9 × 2 प्लस, सॉरी 9 × 22 प्लस 9 × 7 प्लस 25 25 इंटू इंटू 5। 5। तो ये आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। और एक्चुअली आपको करना यही है सिर्फ, मैं समझाई हूँ तो वो प्रॉब्लम लेंदी लग रहा है, पर एक बार में अगर अपन ने टेबल में कर दिया तो फिर अपन देख रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले अपन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस चेक करना है। अनबैलेंस्ड होगी तो हमको बैलेंस करना है। अगर सप्लाई हमारी कम है डिमांड से तो हम लोग एक रो ऐड करेंगे 0 0 वाली। सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो एक कॉलम ऐड करेंगे 0 0 वाली। और जितना भी डिफरेंस होगा उतना वैल्यू हमें उनको देना है, और फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये अलग अलग एलोकेशंस के लिए एक अलग अलग टेबल बनाया है, जैसे जैसे वो टेबल को रिड्यूस करते गया वैसे वैसे कर दिया, तो ये थोड़ा सा क्लियर वे में दिख रहा है। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इतनी क्लियरली कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आप एक ही टेबल में अगर आपको शो करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, और आपको फिर इनिशियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो कि वो जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है या डीजेनरेट है। नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट मैं बताया। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, आपका जो भी एलोकेशन है, एलोकेशन अगर आपका किसके इक्वल आ रहा है, m+n−1 के, तो आपका डीजेनरेट सोल्यूशन है। नॉन डीजेनरेट कब होगा, जब आपका m+n−1 से आपका एलोकेशन कम आ गया। ठीक है, मतलब सॉरी ये बड़ा हो गया और आपका एलोकेशन कम हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर एलोकेट किए थे कितने, एक सेल, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स हमने एलोकेट किए थे। अब अगर अपन m+n−1 चेक करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो 3 + 4 = 7, 7 - 1 = 6। तो 6 और 6 इक्वल आ गया।
तो 6 और 6 इक्वल आ गया, yes, ma'am. तो हमारा प्रॉब्लम कैसा है? नॉन डीजेनरेट। ठीक है, तो वही चीज वो यहाँ पर लिखा। नॉन डिजेनरेट मीन जनरेट हुआ ना, इक्वल आ गया ना 6 और 6। देखो, यहाँ पर दो चीज है, एक है डीजेनरेट और एक है नॉन डीजेनरेट। यस मैम। ठीक है, तो डीजेनरेट अपने आप में ही एक नेगेटिव चीज को बोल रहा है, समझ रहे हो आप? ओके ओके, यस मैम, नॉन अंडरस्टूड। डीजेनरेट मीन्स पॉजिटिव थिंग। यस मैम। तो वो वर्ड का ही वो है, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। ओके। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन कैसा आ गया? नॉन डीजेनरेट वाला। यस मैम। अब ये जो है, ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन पेपर में आया है 2017 एनुअल, 2015 एनुअल में। सेम वही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग इसका पूरा ये क्वेश्चंस कर लेना, और इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी। तो आज आप लोग अपने बुक का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है सब में वही चीज़ है पूरी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आज की क्लास खत्म करें? ओके, मैं ये पीडीएफ सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, और थैंक यू रिकॉर्डिंग मैम। भी। हाँ। थैंक ओके। यू मैम। ओके ओके स्तुति।